बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी सदर जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट सरदार बाबर हुसैन साहब। आइए आज उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो अपनी नई तहरीक का आगाज किया है वाले से उनके क्या अगराज़ और मकासद है, उनका मंशूर क्या है, वो आज़ाद कश्मीर में आवाम की खिदमत किस तरह से करना चाहते हैं और इससे पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे। ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों छोड़ा, क्या वजूहात थी और आप कौन सा मंशूर लेके आप किस तरह चलना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये भी एजेंडा है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाना आज़ाद कश्मीर में ये पहला मोटो है, तो उसके ऊपर आप किस तरह से आगे काम करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। थैंक यू वेरी मच माजिद साहब, आपका और आपकी टीम, मसूद साहब आपका भी, आपने मुझे मौका दिया अपनी आवाज़ आज़ाद कश्मीर की आवाम और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों तक पहुंचाने के लिए। आपने मुझे जो स्टार्टिंग में ही आपने मुझे एक के बजाय 3-4 क्वेश्चंस कर दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सबके जवाब एक सीक्वेंस से दे दूं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा और वहाँ पर हमने ग्रास रूट से काम शुरू किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में जब पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी तो मुझे फाउंडर सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। मैंने आज़ाद कश्मीर भर में तहरीक इंसाफ को ऑर्गेनाइज किया और तहरीक इंसाफ की एंटी करप्शन मूवमेंट का हिस्सा रहा। धरने में इमरान खान साहब के साथ लंबा अरसा स्टैंड किया और आज़ाद कश्मीर में भी तिनका तिनका करके तहरीक इंसाफ को हमने बनाया। लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ पर पैराशूटर्स का एक हमला हुआ जिसमें आज़ाद कश्मीर के नज़रियाती लोग तहरीक इंसाफ को उनकी यलगार से नहीं बचा सके और आज फिर तहरीक इंसाफ पर मेरे छोड़ने के बाद भी वहाँ पैराशूटर्स के आने का सिलसिला जारी है। बहरहाल वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि जो छोड़ा ग्राम उसका की लेना ना, तो अब हमने वो गाँव छोड़ दिया है। और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के जो इगराज और मकासद हैं, इसके पीछे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑर्गेनाइज करने के। नाज़रीन को बता दीजिए कि ये कब से आपने आगाज़ किया, क्या ये जो आपने जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट बनाई है ये रजिस्टर हो चुकी है, आगाज़ कब से है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट बनाने के जो इगराज और मकासद हैं उनमें सबसे पहले तो इसका जो पहला मकसद या पहला टारगेट है हमारा वो है कि हम हुर्मत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ख़त्म नबूवत के लिए गैर सियासी तौर पर आज़ाद कश्मीर की तमाम जमातों को, तमाम फ़िरकों को, तमाम बरादरियों, कबीलों को यूनाइट करें और हम आका अलैहिस्सलाम के दिफा के लिए जब भी निकलें तो हमारी कोई सियासी पार्टी या सियासी जमात ना हो, हम सब इकट्ठे निकलें। तो उसके लिए हम अपना पैगाम, जब भी हम अपनी तहरीक की बात करते हैं तो पहला हमारा जो मोटिव है, पहला जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम हुर्मत रसूल अलैहिस्सलाम के पासबान बने। अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल करे। दूसरे नंबर पर जो है वो आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है। तहरीक आज़ादी कश्मीर मेरी और आपकी और तमाम कश्मीरियों की रूह है। हम जम्मू कश्मीर 84,471 मरबा मील की यूनिटी, उसकी आज़ादी की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये अकाई बरकरार होते हुए अपने मुस्तकबिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करे। इस अकाई को बरकरार रखने के लिए 84,471 मरबा मील को इकट्ठा करने के लिए जहाँ पूरी दुनिया के तागूत की इस पर निगाह है कि यहाँ पर मुसलमान यकजा ना हो सकें, वहाँ पर हमारी बदकिस्मती ये भी है कि आज़ाद कश्मीर पर काबिज पॉलिटिकल माफिया भी इस तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ सिंसियर न होने की वजह से हमारी आज़ादी की तहरीक जो है वो और ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को बेस कैंप बनाते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी हम तमाम जमातों के और तमाम कबाइल के और तमाम मजहबी जमातों के लोगों को भी आज़ादी के स्लोगन पर इकट्ठा करें। उसके बाद कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने कश्मीर के मुस्तकबिल का क्या करना है। लेकिन
हम चाहते हैं कि सबसे पहले आज़ादी हो, सबसे पहले मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म व सितम हो रहा है उसको ख़त्म करवाया जाए। भारतीय गासब 10 लाख फौज को मकबूजा कश्मीर से निकाला जाए। उसके लिए सियासी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी गुड लक है कि कश्मीरी दुनिया भर में हर जगह मौजूद हैं। हम उनको यूनाइटेड मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर जमा करें और वो तहरीक आज़ादी कश्मीर की सियासी जदोजहद दुनिया भर में करें। तीसरा जो हमारा प्रोग्राम है, तीसरा जो नुक्ता है वो ये है कि माजिद भाई, तमाम जो कौमें हैं, तमाम जो दुनिया भर में आज तक जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चली हैं, उन आज़ादी की तहरीकों में जो लोग जान की कुर्बानी देते हैं वो उस कौम के हीरोज़ होते हैं। तो शोधाए कश्मीर, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो आज़ाद कश्मीर से जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए मकबूजा कश्मीर गए और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की, हमारे वो हीरोज़ हैं। हमारे लिए वो रॉयल हैं, वो लॉयल थे और रॉयल भी हैं। हम उन हीरोज़ को सलाम करते हैं और हम इस बात का अज़म करते हैं कि उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और शोधाए कश्मीर की इज़्ज़त अफजाई और वसाए शोधाए कश्मीर की वेलफेयर भी हम पार्टी की वाबस्तगी से बालातर होकर करना और कौम को इकट्ठा करना चाहते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप गैर सियासी कह सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के मिशन हैं। यहाँ पर हमने यहाँ वोट की पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व है, ना उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पर कौम को यूनाइट करने की बात है। हमने अपना नाम भी यूनाइटेड रखा है। तो ये इन तीन नुक्तों पर हम उम्मत को आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जो जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्से हैं उनको इकट्ठा करके, यूनाइट करके हम हुर्मत रसूल के दिफा की भी बात करते हैं, हम तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात करते हैं और हम शोधाए कश्मीर को खराज तहसीन पेश करते हैं, मिलकर पेश करेंगे। और शोधाए कश्मीर की वेलफेयर भी हम अपनी जो हमारी जमात है उसमें प्रायोरिटी पर है और आने वाली जो भी अभी या बाद में जो भी हुकूमतें हैं उनसे भी हम ये डिमांड करते हैं। खुद भी हम पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगर हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने मैंडेट दिया तो हम अपने शोधा की वेलफेयर के लिए बड़े कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। सरदार बाबर साहब, जैसे कि जम्मू कश्मीर, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और किरदार अदा करेगी और आवाम को आगाही मुहिम के लिए और शहूर देने के लिए किरदार अदा करेगी, तो क्या आप सियासत की तरफ जाना या आवाम के जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं, अक़वाम आलम है, उनको जगाने के लिए भी किस तरह किरदार अदा करेंगे ताकि मजलूम कश्मीरियों का मैसेज पहुंचाया जा सके दुनिया में? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आपसे ये कहा कि हमारी गुड लक है कि कश्मीरी दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि वो तकसीम है। हमने अपनी रियासत के अवाम जहां कहीं भी हैं, हमने उन्हें यूनाइट करना है आज़ादी के नुक्ते पर। उसके बाद कौम फैसला करेगी कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल क्या करना है। लेकिन सबसे पहले हमें आज़ादी चाहिए ताकि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी के साथ कर सके। जैसा कि आपने कहा कि ये एक गैर सियासी तंजीम है, तो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये कहा कि गैर सियासी तंजीम है। हमारी सियासी तंजीम है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। हम इस दफा जनरल इलेक्शंस जो होंगे उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और हमारी तहरीक जो आगे, ये 3 हमारे नुक्ते ऐसे हैं जो गैर सियासी, यानी ये आमदा इलेक्शन है जो 2021 में, बिल्कुल हम आखिरी जो पार्टी ने, जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया उसमें हमारी पार्टी उसमें मौजूद है। हमारी, बल्कि मैं ये आपसे कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में बाद में नोटिफाई हुई, हम उससे पहले के नोटिफाइड हैं, रजिस्टर्ड। हम उससे पहले अपने उम्मीदवार देंगे, हम आज़ाद कश्मीर में भी उम्मीदवार देंगे। हम महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के जो हल्के हैं हम वहाँ पर भी अपने उम्मीदवार देंगे। मैं आज़ाद कश्मीर भर को और महाजरीन के हल्कों को, मैं अभी कराची नहीं जा सका और सिंध में नहीं गया, बाकी मैंने अपने उम्मीदवार हमारी टीम ने मिल के हमने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल कर लिए हैं और हम हर जगह पर अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर भर में हमने शिद्दत से, असल में जो हमारा टारगेट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से पहले और उसके साथ बल्दियाती इंतखाबात का है। मेरे भाई, हम आज़ाद कश्मीर के 6000 से ज्यादा जो काउंसलर्स हैं
लोकल बॉडीज के, हम उनके लिए अपने अभी उम्मीदवार तो खड़े हुकूमत करें। खत्म होने वाली है, अभी उनका टेन्योर तकरीबन तो की जा सकती है, लेकिन पहले ये बताइए कि यहाँ पे जो सियासी निज़ाम राइज है, कुंबा कबीला की सियासत, बरादरीज़म की, इसके खात्मे के लिए आप कौन सा नया अमल तय करेंगे कि आवाम इन चीज़ों से छुटकारा पा सके? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात गुज़श्ता 30 साल से 29 साल से नहीं हुए, और बल्दियाती इंतखाबात बेसिक जमहूरियत होती है, बुनियादी जमहूरियत होती है, और वो है नहीं, और आम इंतखाबात हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर की अवाम तक उसके हुकूमती और जमहूरी सम्राट जो है वो पहुंच ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर 10 पटोला है जो काबिज है, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी सियासत पर, उनकी कोई पार्टी नहीं है। हर उभरती हुई पार्टी पर वो जाकर बैठ जाते हैं, उसमें ऐलान करके उसमें शामिल हो जाते हैं, और उसको अपने मकासद के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, लेकिन अपने उसके लिए माल टाइम चाहिए होता है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए, उसके लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है। वो किस लिए चाहिए? मैं जनरल- आपसे जनरल- देखें, बल्दियाती इंतखाबात गुज़श्ता 30 साल से 29 साल से नहीं हुए, और बल्दियाती इंतखाबात बेसिक जमहूरियत होती है, बुनियादी जमहूरियत होती है, और वो है नहीं, और आम इंतखाबात हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर की अवाम तक उसके हुकूमती और जमहूरी सम्राट जो है वो पहुंच ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर 10 पटोला है जो काबिज है, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी सियासत पर, उनकी कोई पार्टी नहीं है। हर उभरती हुई पार्टी पर वो जाकर बैठ जाते हैं, उसमें ऐलान करके उसमें शामिल हो जाते हैं, और उसको अपने मकासद के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, लेकिन उसके अपने लिए माल टाइम चाहिए होता है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए, उसके लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है। वो किस लिए चाहिए? मैं जनरल- आपसे जनरल- देखें, बल्दियाती जनरल इंतखाबात, इलेक्शन बहुत करीब है। मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि बल्दियाती इंतखाबात, जनरल इलेक्शन करीब है इसलिए कि जनरल इलेक्शन 5 साल पहले हुए थे। तरक्याती कामों पे भी सुने, पाबंदी लगती है, जनरल इलेक्शन के पैसा लिए- भी बहुत बेतहाशा लगता है। मैं कहता हूं जी, जनरल इलेक्शन करीब है, और जनरल इलेक्शन 5 साल पहले हुए थे, इसलिए वो पहले होने चाहिए। और टाइम बल्दियाती देते इंतखाबात आज से 29 साल पहले हुए थे, और वो अभी और दूर कर दें क्यों? वो तो रूल्स को वायोलेट किया ना, जिन्होंने नहीं करवाया, जो जिन्होंने उनके आगे वायलेट उनकी किया जिम्मेदारी- उनको इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये एक गैर कानूनी, गैर आईनी तरीका है कि 29 साल से आज़ाद कश्मीर की अवाम से उनका जो अख्तियार है वो छीना गया है, और जो MLAs हैं वो गैर कानूनी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को। उसके बाद गैर कानूनी तरीके से जो है वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, गैर आईनी तरीके से किए जा रहे हैं। जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे, मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर की अवाम और आज़ाद कश्मीर का नौजवान आम इंतखाबात की ऑप्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। पहले बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन अभी मैं आपको इस पर भी लॉजिकली ये बात बताता हूं कि देखें, बल्दियाती इंतखाबात क्या है। बल्दियाती इंतखाबात में लोकल काउंसलर जो है वो एक वोट लेता है, एक यूनियन काउंसिल का काउंसलर वोट लेता है, और एक अगर आप इकट्ठे करवाएं तो LA का एक वोट होता है। बल्दियाती इंतखाबात और आम इंतखाबात करवाने से आपके डबल अखराजात जो आप करते हैं इलेक्शन पर, वो सिंगल हो जाते हैं। आपको सिर्फ 2 पर्चियां एक्स्ट्रा प्रिंट करनी पड़ेंगी, एक जो है वो काउंसलर के लिए, लोकल काउंसलर के लिए, और यूनियन काउंसलर के लिए, और एक जो है वो MLA के लिए। 3 पर्चियां प्रिंट होंगी। वोट वेरीफाई एक ही दफा होगा। अभी वोटर लिस्टें बन रही हैं, इन्हीं लोगों ने ही लोकल काउंसलर को भी वोट देना है, इन्होंने ही यूनियन काउंसलर को वोट देना है, इन्होंने ही MLA को वोट देना है। जब पोलिंग होती है तो वहां पर एक दफा वोट वेरीफाई होता है, और जिसका वोट वेरीफाई होता है वो 3 पर्चियां उसको दी जाए, और उन्होंने उसने 3 मोहरें लगानी है, एक ही डब्बे में डाल देनी है 3 डिफरेंट कलर्स की पर्चियां, और वही निकाल के जो आप अरबों रुपए खर्च करके दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, वो एक ही मोबिलाइजेशन में इलेक्शन हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि हम जनरल इलेक्शन के बाद जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के लिए फिर इस गरीब आवाम का करोड़ों रुपया खर्च करें। और इस ना सिर्फ रुपया इनका खर्च होता है, बल्कि जो इलेक्शन की मूवमेंट होती है उस पर जो उम्मीदवार होते हैं उनका खर्चा होता है, और जो वोटर्स हैं उनका वक्त ज़ाया होता है। पूरा एक दिन फिर दोबारा चाहिए, जनरल पब्लिक सारी वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर आए। तो ये इन्होंने, जब आपके आम इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद आने वाली जो हुकूमत है और जो इस वक्त पॉलिटिकल माफिया है, ये किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं होने देगा। ये तमाम पार्टीज अलग अलग हैं, लेकिन इनका एजेंडा एक है कि हमने आम लोगों को उनको उनके अख्तियारात को इसी तरह से दबाए रखना है ताकि ना नई लीडरशिप सामने आ सके और ना फंड्स ग्रास रूट पर यानी आपको जाकर। ये कहना है कि जनरल इलेक्शन से पहले बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए? मेरा ये कहना है कि जनरल इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। इकट्ठे होने चाहिए इसलिए कि उसमें आपके मोबिलाइजेशन के एक्सपेंसेस बचते हैं, आपका खर्चा कम होता है, और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। जब हुकूमत होगी यहाँ पर नून लीग की और वो इलेक्शंस करवाएंगे, तो मुझे ये बताएंगे क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे?
वो पूरी पूरी इंतजामिया को पूरी पूरी हुकूमती मशीनरी यूज करेंगे अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए, अपने लोगों को कामयाब बनाने के लिए। और जब आने वाले दौर में जैसे अभी जो है वो एक वेव चल रही है कि पीटीआई गवर्नमेंट बनाने जा रही है, हालांकि मुझे पूरे आजाद कश्मीर में कोई उनका उम्मीदवार जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन 4 साल से बाबू साहब अरसा गुजर चुका है, बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाए गए, तो ये फिर उसके लिए आगे भी अगर फर्ज कर नहीं करवाए जाते तो इस पे जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का क्या लायामल होगा? क्या कानून का दरवाजा खटखटाएंगे या क्या करेंगे? देखें, पहली तो बात यह कि हमने कानून का दरवाजा, हमसे पहले आज की गवर्नमेंट जो नून लीग की थी, इन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और चौधरी नजीर साहब प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने रिट किया हाई कोर्ट में 90 डेज का ऑर्डर किया उस वक्त की हुकूमत को कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएं। और गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की थी उन्हीं के जमाने में फिर इलेक्शन कमीशन ने ये जो है वो प्ली ली हाई कोर्ट में कि जी हमें टाइम दिया जाए, हम जनरल इलेक्शन के बाद करवाएंगे। और जनरल इलेक्शन के बाद मुझे बताएं आजाद कश्मीर का हमारा इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है? अभी तो वोटर लिस्टें सीधी हो रही हैं, इलेक्शन में 6 महीने बाकी हैं। इससे ये वायद ऐसा महकमा है जो 4.5 साल फारिग बैठा रहा है और ये अवाम पर बोझ रहा है। मैं समझता हूँ अगर ये बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाते तो इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए कि इन्होंने इतनी तनख्वाहें ली हैं, वो किस चीज की ली हैं? ये करोड़ों रुपए माना जो इनके एक्सपेंसेस है वो किस लिए हुए हैं? इन्होंने बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाए, इनको इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर ये इन्होंने बताया ही है। ये हुकूमत भी बलदियाती इंतखाबात की तरफ नहीं जाती, अगली भी नहीं जाती, तो इस पे जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का क्या रोल होगा? देखें, बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके बाद तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फंड्स भी ट्रांसफर किए और कहा कि 90 डेज में करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने माजरत की हाई कोर्ट से कि अभी हमें टाइम दें मजीद। अदारे ने माजरत की, अदारा कसूरवार है। और अभी जो है वो अगर फर्ज करते हैं जैसे आप कह रहे हैं, मैं चूंकि पूरा एजेके घूम चुका हूं, मैं लोगों के पास गया हूं, नौजवानों के पास गया हूं, और लोग ये बात नहीं सुनना चाह रहे कि नहीं हो सकते हैं। मैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, आप खुद बात करें, पूछें लोगों से, आप सर्वे करेंगे बलदियाती इलेक्शन पर लोगों की राय क्या है, आप यकीन करें ग्रास रूटर जो है आम आदमी बिल्कुल इस दफा तस्लीम ही नहीं कर रहा आम इंतखाबात हो और साथ बलदियाती इंतखाबात ना हो। ये हुकूमत के लिए हुकूमत बहुत बड़ी ज्यादती करेगी। आजाद कश्मीर में इंतशार फैल जाएगा अगर इन्होंने बलदियाती इंतखाबात ना करवाए तो। ये कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे, आम इंतखाबात ही नहीं करवा सकेंगे। मैं हुकूमत को आपके चैनल की वसादत से बताना चाहता हूं कि आजाद कश्मीर का नौजवान बिल्कुल बिखरा हुआ है इस वक्त, वो मानेगा ही नहीं ये बात के बलदियाती इंतखाबात ना हो। अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कॉन्सलर्स कन्वेंशन करवा रहे हैं कोटली में, एजेके का, पूरे एजेके से हम लोगों को बुला रहे हैं और उसमें आप देखेंगे कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। इन्होंने तौहीन अदालत की, हाई कोर्ट के डिसीजन पर अमल दरामद नहीं किया और 5 साल से उस डिसीजन के बाद 5 साल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपनी टीम के साथ माहाना मेरी आवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। क्या किया उन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने इलेक्शन? लेकिन आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट अदालत में जाएगी या क्या करेगी? देखिए, अदालत में नून लीग गई थी, उन्होंने डिसीजन दे दिया, अदालत का तो कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहा 90 डेज में इलेक्शन करवाएं। 90 डेज में इलेक्शन, इन्होंने फारूक हैदर साहब ने कहा कि मैं 8 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाऊंगा, 5 महीने में करवाऊंगा, 3 महीने में करवाऊंगा। उनके महीने नहीं पूरे हुए, साल पूरे हो गए। अब अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो ये खुद इनका स्लोगन था कि हम बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे। इसी स्लोगन पर आजाद कश्मीर की आवाम ने नून लीग को मैंडेट दिया था। आजाद कश्मीर के नौजवानों ने, आजाद कश्मीर की आवाम ने इनको मैंडेट दिया कि ये बलदियाती इंतखाबात करवाएंगे। इन्होंने कौम के साथ, अवाम के साथ, रियासत के साथ धोखा किया है। इन्होंने बलदियाती इंतखाबात ना करवा के तौहीन अदालत की है। ये इनको इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इस वक्त जो एक करप्ट माफिया का राज है और कोई अपोजिशन नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, तो इस ऐसे में आजाद कश्मीर के नौजवान निकले हैं। मैंने पीटीआई को क्विट इसलिए किया कि पीटीआई खामोश थी, आवाम की आवाज पीटीआई नहीं उठा रही थी। और ऐसे टाइम पर जब मैंने पीटीआई को छोड़ा तो जाहिर तौर पर मुझे कई लोग कहते हैं कि जी देखें अभी फल खाने का वक्त था, तो मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए भाई। हमें अवाम के हकूक चाहिए, हमें अवाम के हकूक अवाम की दहलीज पर पहुंचाना है। ये इमरान खान ने हमें सिखाया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर जिस तरह आप अवेयरनेस की बात करते हैं तो कौन जिम्मेदार है? आवाम को पता ही नहीं है इतना कि इलेक्शन होने चाहिए, ना होने की सूरत में कसूरवार कौन है, वजूहात क्या है? और दूसरी तरफ आवाम जो कुंबा कबीला की सियासत में भटकी हुई है, बरादरीज़म, कुंबा कबीला और मुफादात की सियासत, इन चीजों से कौन निकालेगा इस आवाम को? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहली तो बात यह है कि कौन जिम्मेदार है वो मैंने डिटेल आपको बताया है।
और जहाँ तक ताल्लुक है कुंबे और कबीले की सियासत से बाहर निकलने का, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम कबाइल को इसमें भरपूर स्टेक दिया जाए। मैं तमाम कबाइल के नौजवानों से कहूँगा कि इसका हिस्सा बने। हम बरादरीज़म के खिलाफ एक जंग हैं, हम करप्शन के खिलाफ एक नंगी तलवार हैं, हम मेरिट की बहाली का नाम है, हम इंसाफ की फराहमी का ऐलान है। आप आए, इसका हिस्सा बने, इसकी हिफाजत करें और अपने अपने जो आपके टैक्स का पैसा है वो चोरों, डाकुओं और लुटेरों की तरह खर्च होने से बचाकर खुद उसका इस्तेमाल। देखें जी, आज मैं आपके चैनल की वसादत से बता रहा हूं, अदारों को भी बता रहा हूं कि 16,000 से 25,000 रुपया लेके लोकल गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख रुपए का चेक दे रही है किसी स्कीम के लिए। तो मुझे ये बताएं कि ये आप सबको पता है ना, सबको पता है कि पैसे देते हैं पहले फिर चेक लेते हैं। तो वो कौन सा टैक्स है जो पहले वो कैश लेते हैं? यही तो करप्शन है। पीडब्ल्यूडी जो है वो एक रोड 1 करोड़ रुपए में बन सकती है तो उसकी एस्टिमेशन 5 करोड़ रुपया करता है। ओवर एस्टिमेशन करके फिर भी काम ठीक नहीं किए जा रहे। आप देखें, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए ले रहा है, फिर भी आप आजाद कश्मीर भर में सब्जी जो है वो हमारे पास पिंडी की मंडी से आती है। क्या आजाद कश्मीर की जमीनें सब्जी पैदा नहीं कर सकती? आजाद कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जब तक मुतहर्रिक नहीं होंगे आजाद कश्मीर में उनकी फसलें यहां से हमारी जरूरत के मुताबिक पैदा नहीं होंगी। और यकीन करें, आज मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर के अंदर आप 5 मरले की जगह से एक खानदान की सब्जी पैदा कर सकते हैं। तो हमारे पास इतनी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, खालसा सरकार है, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ नशिस्तम बर्खास्तम वाली है। आवे जावे हाथ डालो। एक दफा 5 साल पहले नून लीग में शामिल होने के लिए हमारी अवाम की हार डालकर बेइज्जती की जाती है और अभी पीटीआई की वेर दिखा के मासूम लोगों को, गरीब लोगों के गले में हाथ डाल के वंस अगेन उनकी इंसल्ट की जा रही है। यानी लोगों की इज्जत भी नहीं रह रही और टैक्स के पैसे से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि पहले नून लीग में ऐलान करें तो आपको ये काम करके देंगे, पीटीआई में ऐलान करें तो ये करके देंगे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ऐलान करें तो ये क्या ये जुल्म और ये जबर का और ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये अब नहीं चलने वाली माजिद भाई। अब आज का नौजवान जो है वो बागी है इस चीज से। मैं जा रहा हूं आजाद कश्मीर पर, में लोग मिल रहे हैं तो वो कहते हैं मैं आपको इस चैनल पर अल्फन ये बात कहता हूं कि मुझे एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला आजाद कश्मीर में जिसने ये कहा हो कि जी बलदियाती इलेक्शन की जो आप मूवमेंट चला रहे हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, कौम की सोचों को इन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की हुई है। जो अब तकरीबन पढ़ा लिखा नौजवान है वो बागी हो गया है। अगर आप ये कहें कि नौजवान बागी हो गए हैं तो दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो जिस जमात का भी सियासी जमात का जलसा होता है, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, पीटीआई का, तो यही लोग उन जलसों की रौनक के महफिल बनते हैं, यही लोग जाते हैं, उनके ऑक्सीजन बनते हैं, जाके उन्हीं को कामयाबी के झंडे लहराते हैं उन्हीं के। तो फिर कैसे इस कौम को कैसे तब्दील किया जाएगा? इनका माइंड सेटअप के आप मफादात की सियासत से बाहर निकलें, कुंबा कबीला की सियासत से बाहर निकलें और मुल्क और कौम के मफादात की सियासत करें। देखें, अभी जो हमारी मूवमेंट चल रही है ना, हमारा 25,000 से अबव जो है वो आजाद कश्मीर में ओवरसीज में हमारे मेंबर्स लोग हैं, ठीक है। अब जो आजाद कश्मीर के अंदर हमने ये मूवमेंट चलाई है इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। आप भी बलदियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं, दीगर लोग भी बात कर रहे हैं। मैं जहां जाता हूं वहां पर लोग मुझसे पूछते हैं और मुझे हौसला अफजाई करते हैं कि जी बिल्कुल आपका मौकफ ठीक है, हम आपके साथ हैं। मैं आजाद कश्मीर की यूथ, आजाद कश्मीर की आवाम से ये कहूंगा कि आप अपनी लीडरशिप से ये कहें कि बलदियाती इंतखाबात करवाएं। आप ना ज्वाइन करें यूनाइटेड मूवमेंट को, आप बलदियाती इंतखाबात करवा दें। आप यकीन करेंगे, मैं समझता हूं यूनाइटेड मूवमेंट जीत जाएगा। किस तरह जीत जाएगा? होने पर हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद करप्ट माफिया को क्रश करना है, करप्ट माफिया को खत्म करना है। आप कोटली को ले लें, आपकी 22 वार्ड्स हैं, 22 वार्ड के जो काउंसलर बनेंगे वो कोटली की बल्दिया के चेयरमैन बनेंगे। आज आपका चेयरमैन कभी नग्याल से, कभी नोई सरोटा से, कभी गोरेटा से, कभी चुड़ोई से, कभी कहां से उसकी अपॉइंटमेंट होती है। वहां पर उसका फिर वो जो है ना वो किबला उस तरफ होता है, वहां से मंजूरी होती है तो वो उसकी अपॉइंटमेंट होती है यहाँ पर, और फिर उसने अपनी लीडरशिप को राजी रखना होता है। अवाम को राजी रखने की कोई बात नहीं होती। तो ये जेन्युइन जो लीडरशिप है, जेन्युइन जो लोग हैं, वो जिनके मसाइल होते हैं वो जब सामने आते हैं तो वो अपने लिए काम करते हैं।
आज़ाद कश्मीर के जो जो हमारा कोटली का ये सिटी है, इसमें से आप क्या समझते हैं कि अगर 22 काउंसलर हूँ और एक चेयरमैन और काउंसलर बनाए, तो वो चेयरमैन उन काउंसलर्स को राजी रखेगा या वो एमएलएस को राजी रखेगा? सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है, सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरिट भी कायम नहीं रह सकता। तो मेरिट के क्याम का होना भी ज़रूरी है। उसके आगे देखें, दीगर मसाइल भी हैं। कोटली में पानी का मसला है, सड़कों के मसले हैं, ग्रेटर वाटर स्कीम करोड़ों रुपया मंजूर हुआ उसके लिए, तो अभी तक स्टेडियम पे करोड़ों रुपया मंजूर हुआ, लेकिन अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। तो आप कह सकते हैं इन सारे मसाइल की वजूहात क्या हैं और जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इंतखाबात का न होना और उसकी रुकावट बनने वाले इसके जिम्मेदार हैं। और बल्दियाती इंतखाबात, मैं अपनी कौम से सिर्फ इतना कहता हूं कि आप ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात न होने का फायदा किसको हो रहा है? तो आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? बल्दियाती इंतखाबात के लिए क्या रोल अदा करें, क्या करें कि बल्दियाती इंतखाबात? सबसे पहली बात यह है कि माहौल साजगार हो सके। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हमारी आवाम, हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के साथ खड़े हों और हमारी आवाज़ बने, हम उनकी आवाज़ बनेंगे और बल्दियाती इंतखाबात इंशाल्लाह हम करवाएंगे। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, हम एक जदोजहद को मुतफिका तौर पर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये माफिया हमसे काबू आने वाला नहीं है। लेकिन लोग चूंकि बेनिफिशरी भी हैं, बहुत सारे लोगों के सियासी तौर पर इस माफिया ने उनको टारगेट करके काम करवाए हैं। उनसे मैं ये कहूंगा कि आप अपनी लीडरशिप से ये कहें, नून लीग का नौजवान नून लीग से कहे कि हमारी हुकूमत है राजा साहब, आपने बड़े ऐलान किए थे, आप करें ना, इलेक्शन की बात करें, अभी बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, अभी करवाएं। अभी नहीं करवा सकते तो साथ साथ तो करवा दें। और इसी तरह से मैं खान साहब इमरान खान की पार्टी में रहा हूं, वो उनकी पार्टी का तो स्लोगन ही यही था कि जी हम ग्रास रूट्स को ऊपर लेके आएंगे, हम जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। इमरान खान बार बार ये कहते थे कि टैक्स का पैसा ऊपर से डायरेक्ट जब काउंसलर के पास आएगा, इन्हीं बातों पर तो हम उनके साथ खड़े हुए और इन्हीं बातों से वो यू टर्न ले गए हैं। इन्हीं बातों पर वो आजाद कश्मीर में बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं है भाई। वही हमारी डिमांड कोई ये थोड़ी है कि हम फारूक हैदर से कह रहे हैं कि फारूक हैदर साहब इंडिया फतह करना है, हम तो कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात करवाओ भाई, हमने इस माफिया से जान छुड़ानी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं राजा फारूक हैदर साहब को कैटेगोरिकली मुखातब करके ये कहता हूं कि इनमें ये जुर्रत जरूर है कि ये काम नहीं करवा सकते हैं। आने वाला जो माफिया है वो इससे भी बदतर है, उन्होंने कभी भी नहीं करवाना है, उनके खाते में ना होना भी पड़ा हुआ है। कौन सा माफिया आने वाला जो आपके अभी देखें, अभी आजाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, जो एक वेव हमें दिखाई जा रही है, उसमें कौन से नजरियाते हैं? जब पीटीआई ने आजाद कश्मीर में पहला इलेक्शन लड़ा, उस पहला इलेक्शन में जिस बंदे ने पीटीआई को उस वक्त उनका उम्मीदवार ही खरीद लिया था, आज उसको पीटीआई ने खरीद लिया है। यानी मैं फहीम अख्तर रबानी की बात कर रहा हूं। उस इलेक्शन में वहां पर हमने कैंडिडेट दिया, उस कैंडिडेट को उन्होंने इलेक्शन से पहले ही खरीद लिया और उसके मेरे पास रिटर्न सबूत था, उस वक्त हमने मीडिया पर भी दिया, जिसमें उन्होंने लिख के दिया कि हम इतनी रोड देंगे, इतने पैसे देंगे, इतना ये करेंगे, तुम्हारे इतने बंदे भर्ती करेंगे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। आज उसी को वो पीटीआई में आज शामिल हो गया है। वो मेरे भाई, ये मैं फिर ये मुझे ये अफसोस होता है कहते हुए कि आजाद कश्मीर का माफिया, पहले तो बैरिस्टर सुल्तान ने कोशिश की कि मैं इकट्ठा करूं, लेकिन आप इस्लामाबाद में डायरेक्ट उनको इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है, उनकी निगरानी में इकट्ठे हो रहे हैं और सारे माफिया ने आने वाले इलेक्शन में वो सारे पीटीआई में आ जाएंगे। तो मैं उसको माफिया ना कहूं तो और क्या कहूं? अच्छा, अब आखिर पे चले, आप आवाम को ये भी बता दें क्योंकि कोटली में भी उम्मीदवार बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, रोज तादाद बढ़ती जा रही है, तो अवाम को क्या करना चाहिए, किस किस्म के और किस तर्ज के उम्मीदवार को आगे लाना चाहिए जो उन्हीं के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और बेहतर से बेहतर काम कर सके? अवाम को किस तर्ज का कैसे पहचानना चाहिए कि कौन सा बेहतर होगा? अवेयरनेस के लिए आप अवाम को आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं तो पब्लिक से ये कहूंगा कि देखें जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके टिकट इस्लामाबाद से या गढ़ी खुदा बख्श से या रायगंज से इशू होते हैं या बनीगाला से इशू होते हैं, उनके टिकट का तो मेरी इस मासूम आवाम के अख्तियार में है ही नहीं। वो तो उनकी अपनी सेटिंग है, वो ऊपर से टिकट लेके आते हैं और फिर कहते हैं जी टिकट मेरा हो गया, मैं बरादरी मेरे साथ हो जाए, कबीला मेरे साथ हो जाए, हमारी बरादरी को टिकट मिल गया, हमारे कबीले को मिल गया। मैं ये कह रहा हूं
मैं अपनी आज़ाद कश्मीर की अवाम और बिलखुसूस नौजवानों से ये कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी जंग खुद लड़ें और बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। अपने आप को डिक्लेयर करें कि मैं उम्मीदवार हूं जी, बल्दियाती इलेक्शन लड़ूंगा, मैं उम्मीदवार हूं, मैं जो है वो कौंसिल का इलेक्शन लड़ूंगा, बल्दिया का इलेक्शन लड़ूंगा, यूनियन कौंसिल का लड़ूंगा। और इस जब तक आप अपने आप को डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो एक एमएलए अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है मैंने इलेक्शन लड़ना है, पार्टी टिकट के लिए एप्लीकेशन देता है, वहां पर जाके फीस जमा कराता है, फिर इलेक्शन लड़ता है। तो मेरे भाई जब आप अपने आप को डिक्लेयर ही नहीं कर रहे कि मैंने लड़ना है, तो फिर कैसे वो ये कहते हैं ऊपर बैठ के कि जी अवाम चाहती नहीं है बल्दियाती इलेक्शन। अवाम क्यों, अवाम चाहती है, लेकिन आपने अवाम से ये सारे का सारी जो ये आइडियोलॉजी या ये जो स्ट्रक्चर है ये छुपाया हुआ है। यानी आज आप 40 साल के नौजवान से अगर पूछें, 40 साल के आदमी से पूछें, तो गुज़श्ता 29 साल इलेक्शन ही नहीं हुए अगर, तो उस वक्त उसकी उम्र थी 10 साल, तो 10 साल के बच्चे को क्या समझेंगे बल्दियाती इंतखाबात क्या होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके पास। और मैं आज़ाद कश्मीर की यूथ से ये कहूंगा कि आप आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे पर जाकर, घर घर जाकर आप लोगों को बताएं कि जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते हमारी मुश्किलात आसान नहीं हो सकेंगी। और आप खुद अपने आप को डिक्लेयर करेंगे मैं बल्दियाती इलेक्शन मैं लड़ूंगा, और मैं आपको अपनी सारी टीम के साथ अल्लाह पाक के फजल करम के साथ इस चीज की गारंटी देता हूं कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, हम करवाएंगे और इनको करवाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं हो करने, अगर इन्होंने किसी किस्म की कोताही की तो इन्हें अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन ना करवाए तो आम इंतखाबात करवाना मैं समझता हूं इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर की अवाम आम इंतखाबात नहीं होने देगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर सरदार बाबर हुसैन का पॉइंट ऑफ व्यू और उनका मंशूर सुना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।